नृत्य सिर्फ शरीर की हरकत नहीं, ये भावना, रियाज और आत्मा की अभिव्यक्ति है। हर भंगिमा में कहानी है, हर ताल में एक प्रार्थना। ये वो सफर है जहाँ शरीर माध्यम बनता है और आत्मा नृत्य का सार। नृत्य से मेरा बचपन से ही रिश्ता था, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों डांसर्स थे। लेकिन उड़ीसी नृत्य मैंने सबसे पहले देखा यहीं दिल्ली में सप्रू हाउस में, और जो डांसर थी वो थी इंद्रानी रहमान, बहुत ही प्रसिद्ध भरतनाट्यम डांसर, और उन्होंने नया नया उड़ीसी सीखा था। तो जब मैंने उनको देखा तो मैं बहुत ही प्रभावित हुई और मेरा बहुत मन किया कि मैंने ये भी जो डांस है, ये जो डांस स्टाइल है, मैंने सीखना है। तो वो हुआ था कोई अर्ली 1960s में, तब की बात है। इसी आत्मिक परंपरा को अपने समर्पण और रियाज से नई ऊंचाई देने वाली पद्मश्री ओडिसी नृत्यांगना किरण सेगल, जिन्होंने नृत्य को सिर्फ सीखा नहीं बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में जिया है। अब जैसे और डांस फॉर्म्स में घराने होते हैं, जैसे कथक में है जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, ऐसे उड़ीसी में घराने से लोग नहीं, मतलब स्टाइल्स नहीं जाने जाते। लोग कहते हैं कि आपने किस गुरु से सीखा, अच्छा तो आप गुरु का नाम लेते हैं तो वो एकदम समझ जाते हैं कि अच्छा तो इन्हीं का स्टाइल है। लेकिन मैंने जिस गुरु से सीखा, पद्मश्री गुरु मायाधर राउत, उनका जो स्टाइल है उसको हम लोग जयंतिका घराना कहते हैं। तो उनसे सीखा है मैंने, जिसमें बहुत एम्फसिस है कि जो इसकी बेसिक जो पोस्चर्स हैं, जैसे चौक है, त्रिभंग है, इसमें काफ़ी उठक बैठक हो जाती है डांसर की, तो वो रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उस घराने की सुंदरता नहीं आती। किरण सेगल जी के लिए नृत्य सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, एक साधना है। वे मानती हैं कि जब तक नर्तक अपने गुरु की सीख को दिल से नहीं अपनाता, तब तक नृत्य सिर्फ हरकत बनकर रह जाता है, भावना नहीं बन पाता। गुरु शिष्य परंपरा की वही पवित्र डोर, जिसे उन्होंने पूरे समर्पण से थामा, आज भी उनके हर शिष्य के जीवन में झलकती है। हम लोग जैसे सिखाते हैं तो शाम को सिखाते हैं, और शाम को फिर जो हमारे शिष्य हैं उनके पास भी उसी टाइम समय होता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, तो उसी के अनुसार हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ये भी मैं कहना चाहूँगी कि अपने टाइम पे जब मैं परफॉर्म करती थी तो मेरा रियाज का समय होता था सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। कला की कोई सीमा नहीं होती और किरण सेगल जी ने इसे अपने जीवन से साबित किया है। उन्होंने ओडिसी नृत्य को भारत की सीमाओं से आगे ले जाकर दुनिया भर के मंचों पर उसकी गरिमा बढ़ाई है। वे कहती हैं, जब नृत्य सच्चा होता है तो जुबान, देश और वक्त सब पीछे छूट जाते हैं। उनकी यही सोच उन्हें भारत की असली संस्कृति की प्रतिनिधि बनाती है। उड़ीसा में जो नृत्य की मूर्तियाँ पाई गई हैं वो हमारे देश में सबसे पुरानी हैं, 2nd सेंचुरी BC, मतलब 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी। लेकिन ये मुश्किल है कहना कि इन मूर्तियों में जो हम भंगिमाएँ देखते हैं, जो मैं कह रही हूँ 2nd सेंचुरी BC की बात, ये उड़ीसी नृत्य है या नहीं। क्योंकि देखिए उस ज़माने में, बहुत 2000 साल पहले की बात कर रही हूँ, उस ज़माने में कोई रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं था, कोई कैमराज नहीं थे, कोई वीडियो सिस्टम नहीं था, तो हमें पता नहीं कि ये किस तरह का डांस था। उसके बाद काफ़ी अरसे बाद 6th सेंचुरी AD के बाद हमें पता लगता है कि डांस का कोई घराना या किस तरह का डांस था। और ये हमें कैसे पता लगता है, वो जो गुफाएं हैं खंडगिरी और उदयगिरी, उन गुफाओं के सामने एक बहुत बड़े पत्थर पे एक लिपि है। एक राजा थे वहाँ के, किंग राजा खारवेल, उनके बारे में लिखा गया है कि ये डांस और कल्चर को ये बहुत
इनकरेज किया करते थे। और इनका तो इससे ये हमें पता लगता है कि उस समय में डांस और म्यूज़िक ये सब चीज़ें मतलब आम जनता में की जाती थी, थिएटर भी होता था। और उससे फिर 9th सेंचुरी एडी के बाद हमारे पास सबसे पहला एक जो डांस की एक पोजीशन है जिसको हम चौक कहते हैं, वो है परशुरामेश्वर टेम्पल में जो भुवनेश्वर में है। और उसी के बाद फिर ये पता लगता है कि मंदिरों में डांस और म्यूज़िक एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि उसी के माध्यम से लोगों को कहानियाँ बताई जाती थी, उसी के माध्यम से हम कहते हैं मोक्ष प्राप्त होता है। तो ऐसे ये मंदिरों में आया। अपने शिष्यों को सिखाते हुए किरण सहगल सिर्फ मुद्राएं नहीं सिखाती, बल्कि अनुभव, अनुशासन और संवेदना का संसार रचती हैं। हर शिष्य के लिए उनका कक्ष एक रियाज स्थल बन जाता है, जहां तन नाचता है, मन एकाग्र होता है और आत्मा को अपनी पहचान मिलती है। उड़ीसी की जो परंपरा है, इसमें 4 बहुत मेन गुरु हैं। गुरु पंकज चरण दास, गुरु देव प्रसाद दास, गुरु केलुचरण महापात्र और गुरु मायाधर राउत। इन 4 गुरुओं ने उड़ीसी को एक क्लासिकल डांस फॉर्म में स्थापित किया। वे कहती हैं, नृत्य तभी जिंदा होता है जब उसमें भाव की सच्चाई और आत्मा की रोशनी हो। शायद यही वजह है कि उनके शिष्य सिर्फ कलाकार नहीं बनते, बल्कि भारतीय संस्कृति के जीवित प्रतीक बनते हैं। आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि करना ही है, चाहे कुछ भी हो, रियाज़ करना ही है। कभी कभी मेरा भी मन नहीं करता था, लेकिन वो डिसिप्लिन अपने अंदर पैदा करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि एक बार इंसान सुस्त पड़ जाए तो फिर सही नहीं है, ठीक बात नहीं है। ये धोखा देना होता है, ऐसे लगता है जैसे धोखा दे रहे हैं। किरण सहगल जी की सिखाने की शैली में परंपरा और नई सोच का सुंदर मेल है। वे शास्त्रीय मर्यादाओं को संभालते हुए समय की नई संवेदनाओं को भी अपनाती हैं। उनके लिए नृत्य में अनुशासन उतना ही जरूरी है जितना उसमें आनंद। वो अपने शिष्यों से कहती हैं, हर मुद्रा तब तक अधूरी है जब तक उसमें भाव की सच्चाई न झलके। उड़ीसी में जो एक, जिसको अंग्रेजी में हम लिरिकल कहते हैं, एक कोमलता एक तरह से, वो उड़ीसी में बहुत है। और ये नहीं है कि हम ये कहते हैं हमेशा कि उड़ीसी जो है वो एक लड़की को, एक नारी को भाता है, सूट करता है, ऐसे भी। लेकिन देखिए हमारे देश में बड़ी अजीब बात है कि डांस, मतलब अब तो पुरुष भी करने लगे हैं डांस, लड़कियां करती हैं, सिखाने वाले सब पुरुष होते हैं। और डांस के जो राजा हैं नटराज, शिव भगवान, तो ये जो आपने चीज़ें अभी अभी कहीं, ये हर डांस स्टाइल में है। लेकिन उड़ीसी की खासियत ये है कि इसमें एक सॉफ्टनेस है, एक कोमलता है, पर ये नहीं है कि केवल यही है। कभी कभी ऐसे भी डांसेस होते हैं जिसमें थोड़ा सा तांडव भाव, थोड़ा सा मैस्कुलिन भाव वो भी आता है। हमें गुरुजी ने एक डांस सिखाया था शिव भगवान पे, जागो महेश्वर, तो उसमें बिल्कुल कोमलता और ये सॉफ्टनेस ये बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे हैं, दशावतार है, उसमें ज़रा सा जैसे रिगरस मैस्कुलिन फीलिंग जो हम कहते हैं वो आती है। कई सालों के रियाज, मेहनत और समर्पण के इस लंबे सफर में किरण सहगल जी ने न केवल एक बेहतरीन नृत्यांगना के रूप में, बल्कि एक प्रेरक गुरु के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है।
उनकी हर कक्षा, हर प्रस्तुति भारतीय नृत्य की उस निरंतर परंपरा का उत्सव है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहती चली आ रही है। जैसे कथक में लय, गति, ताल ये सब है, इसमें इतना नहीं है, कम है, लेकिन ये भी नहीं है कि सिर्फ भाव 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 है। भाव है, ज़रूर है। और इसका जो मेन, जिसको हम कहते हैं साहित्य, जो भाव का था एक ज़माने में, वो है गीत गोविंद, जयदेव की गीत गोविंद, जो 12th सेंचुरी संस्कृत की कविता है, 12th सेंचुरी में लिखी हुई। पर अब क्योंकि हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, बहुत अन्य जगहों पे जाते हैं, तो धीरे धीरे हम और भाषाओं को भी अपने रेpertoire में, अपने प्रोग्राम में उसको लाते हैं। उनकी नजर में जब तक शिष्य नृत्य के जरिए खुद को ना पहचान ले, तब तक सीख पूरी नहीं होती। यही भावना उनके हर शिष्य के नृत्य में नजर आती है। एक नए दौर की परंपरा में रची बसी आत्मा। मेरे पास जो शिष्याएं आती हैं, उनमें से बहुत सारी, तो उनमें लगन बहुत है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आजकल चारों तरफ इतनी चीज़ें हैं। एक तो सोशल मीडिया की वजह से, एक टेलीविज़न और अलग अलग चैनल्स हैं, दुनिया भर की चीज़ें आप देख सकते हैं। तो बच्चे का क्या होता है कि माइंड थोड़ा इधर उधर हो जाता है। मैं बहुत सारे पेरेंट्स से, माँ बाप से, जब भी वो कभी अपने बच्चे के बारे में बात करने आते हैं, तो मैं उन्हें यही सलाह देती हूँ, यही एडवाइस देती हूँ कि शुरू में तो आप बच्चे को हर चीज़ में ट्राई कर रहे हैं कि भाई पता नहीं वो किस चीज़ में अच्छा है, इसमें है, उसमें है, लेकिन एक बार जब आपको पता लग जाए कि वो बच्ची डांस में इंटरेस्टेड है, डांस उसे पसंद है, तो उसको आप इधर उधर मत ले जाइए, उसको केवल डांस में ही कंसंट्रेट करने दीजिए। स्कूल तो चलेगा ही, कॉलेज तो चलेगा ही, लेकिन उसको क्योंकि ये चीज़ें पसंद हैं, उसको उसी में ही फोकस करने दीजिए, तो उसका लक्ष्य भी बनता है धीरे धीरे। आप अगर ये कहें कि भाई तुम डांस भी करो, साथ में तुम ये लॉयर भी तुमको बनना है, अच्छा लॉयर भी करो, साथ में कुछ और भी करो, तो क्या होता है, माइंड जो है वो इधर उधर फैल जाता है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता एक चीज़ पे। ये मेरी एडवाइस है। वे मानती हैं नृत्य का असली मकसद मंच की चमक नहीं, बल्कि आत्मा की अनुभूति है। वही अनुभूति जो गुरु से शिष्य तक और शिष्य से समाज तक पहुंचती है। बच्ची को कम से कम 8 साल का होना चाहिए। मैं ओडिसी की बात कर रही हूँ, अब दूसरे स्टाइल्स में मुझे पता नहीं, कई लोग तो 5 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं। मेरे हिसाब से 8 साल बच्चा होना चाहिए, बच्ची होनी चाहिए। इसका कारण ये है कि हमारे शुरू में जो मेरे से सीखते हैं, हम व्यायाम जो हैं वो काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो शरीर की जो मांसपेशी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन कई माएँ इंसिस्ट करती हैं, नहीं नहीं आप मेरी बच्चे को देखिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये जब टीवी देखती है तो डांस शुरू कर देती है, ये फिल्में देखती है डांस करती है। भाई हर इंसान म्यूज़िक और रिदम पे तो रिएक्ट करता ही है, लेकिन मेरे हिसाब से 8 साल पे शुरू होना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए क्या होता है, उससे छोटा बच्चा जब आप लेते हैं, बहुत कम होते हैं जो बिल्कुल फोकस्ड होते हैं। बच्चे का जो अटेंशन टाइम स्पैन होता है वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद वो आपके साथ खेलना चाह रहा है। अब आप सिखा रहे हैं ऐसे 7-8 बच्चों को, अब उसमें तो आप एक के साथ खेलना शुरू नहीं कर सकते ना, तो बाकी फिर फील करेंगे कि अरे इसके साथ खेल रही हैं, हमें तो कुछ नहीं सिखा रही। ऐसे नहीं होता, तो उसमें हल्की सी मुश्किल हो जाती है। तो फिर मुझे ये होता है कि मेरी जो सीनियर शिष्याएँ हैं, फिर उनसे कहना पड़ता है भाई थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा ये करो, या मैं एक पे कंसंट्रेट करूं या दूसरे पे कंसंट्रेट करूं। तो मेरे हिसाब से 8 साल। किरण सेहगल जी की यही विरासत आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाती है कि नृत्य सिर्फ कला नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक सच्चा संस्कार है।
मैं तो डांस में ही थी ना, डांस में ही पैदा हुई हूँ। मैंने बताया कि मेरे माता पिता दोनों डांसर्स थे, दोनों का अपना ही ट्रूप था डांस का, और मैं उसी में मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद मेरी माँ के साथ पृथ्वी थिएटर्स में मेरी डांस क्लासेस चलती थी, तो मैं तो डांस में ही पली हूँ। लेकिन ये होता था कि जब मैं छोटी होती थी, स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, घर में देखा अच्छा रिहर्सल्स चल रही हैं, ठीक है, अच्छा माँ कुछ सिखा रही हैं, अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं सोचती थी कि हर बच्चा ऐसे ही जीता है, कि उनके घर में डांस ही होता है। तो बहुत बाद में जाके पता लगा कि ये हमारे तो कलाकारों की फैमिली है, ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो डांस मेरे लिए कोई ऐसे, मतलब मेरे लिए इट वॉज़ अ वे ऑफ लाइफ, मेरे जीवन का एक हिस्सा था, कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। जैसे कहते हैं ना डांस क्लासेस के लिए बच्चा जाता है, ऐसे मेरे लिए नहीं था, वो तो बहुत बाद में हुआ। और ओडिसी सीखने से पहले, क्योंकि ओडिसी का मैंने बताया ना पुनर्जन्म जो हुआ ओडिसी का, बहुत लेट हुआ, मिड 50s में। तो सबसे पहले यहाँ दिल्ली में ये डांस हुआ। मैं जान के कह रही हूँ ये डांस, क्योंकि यहाँ पे तालकटोरा गार्डन्स में एक यूथ फेस्टिवल हुआ था, तो उसमें ये होता है कि वो तरह सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के यंग बच्चे, लड़के लड़कियाँ आके कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं, थिएटर करते हैं, गाते हैं, तो उसमें डांस भी हुआ। और दो, एक प्रियमवदा मोहंती, एक धीरेन्द्र पटनायक, एक लड़का एक लड़की, ये दोनों आए उड़ीसा से और उन्होंने डांस किया। और उस समय हमारे यहाँ स्टेट्समैन के एक क्रिटिक होते थे डॉक्टर चार्ल्स फाब्री, उन्होंने उनको देखा, और जब देखा तो उनको बिल्कुल विश्वास हो गया कि ये हमारे भारत का एक खोया हुआ क्लासिकल डांस फॉर्म है। देखिए मिड 50s मैं कह रही हूँ, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1947 इंडिपेंडेंस, तो हम उस टाइम क्या अंग्रेज़ छाए हुए थे और हर कोई अंग्रेज़ बनने की कोशिश कर रहा था, यही ना। हम तो ऐसे ही सोचते थे ना कि जब तक आंखें नीली ना हो, चमड़ी गोरी ना हो, हम किसी काम के नहीं हैं, और हर कोई पढ़ने बाहर, वो तो खैर अब भी हो रहा है। लेकिन समय ये था कि उस टाइम केवल 4 डांस फॉर्म्स शहरों में जाने हुए थे। कौन से? भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक और कथकली। तो ये डांस जो डॉक्टर चार्ल्स फाब्री ने देखा, इनकी दोस्त थी इंद्रानी रहमान, तो इन्होंने इंद्रानी रहमान से कहा कि मैंने ऐसे ऐसे एक डांस स्टाइल देखा है जो मुझे विश्वास है कि ये भारत का एक खोया हुआ शास्त्रीय नृत्य है, एक शैली है, तो तुम जाके ये जो गुरु हैं, गुरुदेव प्रसाद दास, उनसे जाके ये डांस सीखो। और उन्होंने सीखा, और तब मैंने देखा, जब मैंने आपको बताया, तो वो उसके बाद काफ़ी हलचल हुई जब उन्होंने परफॉर्म किया। काफ़ी लोगों में अरे ये एक नया डांस स्टाइल है, कोई कह रहा है नहीं नहीं ये नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है, ये तो वैसा लग रहा है। होते 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 फिर ये डांस को, जैसे मैंने आपको बताया, 4 नाम दिए गुरुओं के, उन्होंने इसको क्लासिकल डांस, उनकी एक जैसे मीटिंग की तरह हुई। उनका जो ग्रुप था उसको जयंतिका ग्रुप कहते थे, और सब ने फिर काफ़ी रिसर्च की और इस ओडिसी को एक ढंग दिया, जिस ढंग से इसको रंगमंच पे प्रस्तुत करना चाहिए। किरण सेहगल जी सिर्फ एक नृत्यांगना नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस जीवित परंपरा की पहचान है, जहां कला, साधना और विनम्रता एक साथ मिलती हैं। अगर आपने डांस नहीं किया हो कभी भी, तो फिर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बेसिक चीज़ें आप में होनी चाहिए। ताल, लय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रद्धा, और ताल तो रिदम जिसको हम लोग कहें, बहुत ही ज़रूरी है। बहुत मुश्किल होती है जब बच्चे में ताल, रिदम ना हो। तो मैं काफ़ी बार समझाती हूँ कि अगर देखो बेटा, अगर तुम्हारे ताल नहीं है, रिदम नहीं है, तो ऐसे समझो कि पैरों के नीचे धरती नहीं है, बिल्कुल गायब। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट भी अगर आप शुरू करें, मेहनत बहुत चाहिए, कड़ी मेहनत बहुत।
उनके व्यक्तित्व में गुरु की दृढ़ता है, शिष्य की लगन है और एक साधक की निरंतर रियाज की चमक। आजकल सबको हाय हाय मची रहती है कि हम परफॉर्मेंस कब देंगे, परफॉर्मेंस कब देंगे। भैया परफॉर्मेंस देने के लिए तुम्हारा काम भी तो 100% होना चाहिए। जब काम सिर्फ 50% है, आप परफॉर्मेंस दे के ठीक है आप लोगों को खुश कर लेते हैं, आपके चाहने वाले या इधर उधर कुछ चमचे भी होते हैं जो बैठे रहते हैं, वो आपको कह देंगे वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन जिसको समझ है वो बैठ के जब आपका काम देखेंगे तो वो मन में तो लगेगा ना कि क्या सिखाया है गुरु ने, क्यों इसको रंगमंच पे खड़ा कर दिया। उन्होंने जो सिखाया वो नृत्य से कहीं ज्यादा है। वो जीवन जीने का एक तरीका है जहाँ लय में विनम्रता है, भाव में करुणा है और हर आंदोलन में आत्मा की गूंज। मैं पद्मश्री गुरु किरण सहगल जी के अंडर सीखती हूँ और मैं उनसे 14 साल से सीख रही हूँ। दीदी के अंडर डांस करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि एक तो 14 साल हो गए हैं, और एक दीदी की खास बात ये है कि दीदी बहुत धीरे धीरे बहुत पेशेंस के साथ हर एक डांस मूवमेंट सिखाती है। हमें कुछ डांस है जो सीखने में 6 महीने 8 महीने 1 साल भी लगा है, ओनली बिकॉज़ दीदी एक एक चीज़ को बहुत परफेक्शन के साथ बहुत धीरे से बहुत आराम से समझा के सिखाती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि कुछ भी सीखने के लिए हमें भागना पड़ेगा, हमको ये डांस इतने टाइम में ख़त्म करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं है। दीदी की ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मैं पिछले 14 साल से पद्मश्री गुरु किरण सहगल के अंडर ओडिसी सीख रही हूँ। एंड द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट किरण दीदी इज़ दैट it's been 14 years but never have I felt the pressure of meeting up with a structure, or as I've met other dancers they always ये exam देना है, ये करना है, वो करना है, but there's always been a free space to learn at your own pace. So even after I took a break and I came back, it never felt like I left Odissi because that space, that freedom was always there. ये वही परंपरा है जो गुरु से शिष्य और शिष्य से अगली पीढ़ी तक एक प्रवाह की तरह चलती रहती है। मैं करीबन 16 साल से गुरु पद्मश्री किरण सहगल के अंडर ओडिसी नृत्य सीख रही हूँ। आज मैं जहाँ भी हूँ ओडिसी में, जितना मैंने सीखा है उसका पूरा श्रेय किरण दीदी को ही जाता है। उनने स्टार्टिंग से जितना एक एक स्टेप, एक एक मूवमेंट पे फोकस करा है, एक स्टूडेंट को मेरा जितना भी मूवमेंट परफेक्ट हुआ है चौक से लेके त्रिभंग तक, उसका पूरा श्रेय दीदी को ही जाता है। मैं जहाँ पे भी अब परफॉर्म करती हूँ सबको समझ आता है कि ये दीदी की ही स्टूडेंट होगी, क्योंकि सबको समझ आता है कि दीदी जितना एक स्टूडेंट पे कोई काम नहीं कर सकता। दीदी एक एक स्टेप पे हमारे साथ काम करती है, एक एक मूवमेंट महीनों लग जाते हैं हमें परफेक्ट करने में, और जितना पेशेंस दीदी ने हम पे दिखाया है, अगर मैं जहाँ पहुँची हूँ वो बस दीदी के लिए ही है। सो मेरे तहे दिल से उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड उनके ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहे। धन्यवाद। मैं पिछले 13 साल से पद्मश्री गुरु किरण सहगल जी से ओडिसी नृत्य सीख रही हूँ। जब मैंने शुरुआत करी थी ओडिसी सीखने की तब मैं बहुत छोटी भी थी और मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, लेकिन दीदी की एक बहुत अच्छी बात है कि वो हर एक डांसर पे इतनी अटेंशन पे करती है और वो इतने ध्यान से हर बच्चे को सिखाती है। तो मैं वहीं साइड में बैठ के रोती थी, लेकिन दीदी ने हमेशा मतलब आगे बढ़ाया और उन्होंने हमेशा ध्यान से आगे सिखाया। और मैं रोती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं जैसे ही डांस करना शुरू करती थी मेरे को ये याद है कि मुझे बहुत अच्छा लगने लगता था और फिर मैं ठीक हो जाती थी। और दीदी की जो अटेंशन टू डिटेल जो दीदी
बहुत अटेंशन पे करती है। वो सिर्फ डांसर ही नहीं, वो हमें मतलब मेकअप, कॉस्ट्यूम, घुंघरू कैसे बांधना है, एक एक चीज़ दीदी ने शुरुआत से सिखाई है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से आज हम इतना सब सीख पाए। उनकी विरासत सिर्फ मंच पर नहीं, उनके शिष्यों के दिलों में बसती है। राधे